अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है इरफान और हमारे साथ हैं आज सैयद कामरान शाह, जिन्होंने CSS 2021 क्वालिफाई किया है और इनकी एलोकेशन जो है IRS ग्रुप में हुई है। अस्सलाम वालेकुम कामरान, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक अपना ठाक। इंट्रोडक्शन कराएं। मेरा नाम कामरान शाह है, जैसे कि आपने कहा। मेरा ताल्लुक़ जो है वो हैदराबाद से है। फैमिली मेरी जो है ये हम खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ पर तकरीबन 2001 में हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। एजुकेशन मेरी सारी टंडवादम में रही है। देन आई स्टडीड इन कैडेट कॉलेज सांगड़ और फिर यूनिवर्सिटी जो है मेरी उस इंजीनियरिंग की है मैंने, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, दैट इज़ फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद। देन आई गॉट मैरिड अल्हम्दुलिल्लाह एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर CSS एंड आई एम हियर। अच्छा कामरान, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपने हमें थोड़ा सा ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बताएं। जी, मेरे ऑप्शंस थे इंटरनेशनल रिलेशंस, हिस्ट्री ऑफ USA, क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी और जेंडर स्टडीज़। जब ये मैं सिलेक्ट कर रहा था तो यूजुअली ऐसा होता है कि कन्वेंशनल तौर पे हमारे ये ज़्यादातर क्वेश्चन भी ये होता है कि हमने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट किस तरीके से। मेरे लिए ये था कि मुझे शायद मेरा एक वीक पॉइंट करंट अफेयर्स बचपन से रहा है, तो मुझे लगा कि पूरे CSS से मुझे इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन इवेंचुअली वो वीक पॉइंट मेरा स्ट्रेंथ बनना शुरू हो गई। उसी से रिलेटेड फिर मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस चूज़ कर लिया। फिर दूसरे ऑप्शंस के लिए जैसे सोशियोलॉजी जो है तो वो मैंने इस तरीके से चूज़ की क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में मैंने उस सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ था, तो मुझे थोड़ी उसके बारे में नो हाउ थी। और फिर उसी से जुड़े हुए जेंडर स्टडीज़ और क्रिमिनोलॉजी और हिस्ट्री ऑफ USA, तो इस तरीके से मैंने जो है अपनी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग की। अच्छा, हमें थोड़ा सा ये बताएं कि अभी जो है इस साल 2021 में लोग ये कह रहे हैं, कैंडिडेट ज़्यादातर, कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स में जो है स्कोर बिल्कुल कम आया है। इनका रीज़न क्या है और आप क्या सजेस्ट करेंगे इसके बारे में? कंपलसरी अगर ट्रेडिशनली हम CSS को देखें तो कंपलसरी में यूजुअली स्कोर का ट्रेंड इसी के करीब ही रहता है। सही। जो स्कोर कम आया है वो जनरल साइंस और एबिलिटी के अंदर जो है देखा गया है कि कम स्कोर आया। उसकी वजह ये है कि जो एबिलिटी का पोर्शन हुआ करता था पहले, वो बड़ा ही एक मतलब एक बहुत ही कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आया करता था, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन जो है उनमें इनोवेशन लेकर आए, तो उसने एक थोड़ा सा डिफरेंस वहाँ पर क्रिएट कर दिया। उसके अलावा आपका करंट अफेयर्स है जो कि बड़ा इस बार कहते हैं कि हिट भी हुआ है। उसकी वजह ये है कि क्योंकि जब आज हमारे जो करंट अफेयर्स का टॉपिक यूजुअली रहा दैट वाज कोरोना वायरस, पर उसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उनकी डायमेंशन बहुत ज़्यादा जो है वो एक डिफरेंट डायमेंशन से उनको पोर्ट्रे किया गया। तो मल्टीपल मेरे ख्याल से ये कुछ ऐसी वजूहत रही हैं कि CSS के जो कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू था वहाँ से वो अब इनोवेशन की तरफ गया है, जो कि ना सिर्फ कंपलसरी बल्कि ऑप्शन में भी आप देखें तो आपको नजर आएगा। तो दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस कि आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो स्कोर है वो कम आया है। अच्छा, ये बताएं कि हम किसी भी एक सब्जेक्ट में कंपलसरी हो इवन ऑप्शनल हो तो मैक्सिमम मार्क कैसे ले सकते हैं? कोई स्ट्रेटजी इसकी? CSS के बारे में एक बड़ी जो एक मिथ है दैट इज़ कि आप को बहुत ज़्यादा बुक रीडिंग करनी है या आपने बहुत ज़्यादा रीडिंग्स जो हैं उनको पढ़ना है, रिसर्च पेपर पढ़ना है। इट्स जस्ट दैट कि इफ़ यू कैन इंटेलिजेंटली अपने जो आर्ग्यूमेंट्स हैं यू कैन प्रेजेंट इट वेल, दैट वुड इंक्रीज योर स्टेक्स इन गेटिंग गुड मार्क्स। उसमें ये है जैसे हमने कहीं पे कोई आर्गुमेंट पढ़ा या कोई फैक्ट फिगर पढ़ा, उसको हम एज इट इज़ कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं। CSS में इस तरीके से नहीं होता। आपने अपने किसी भी फैक्ट का क्वांटिटेटिव एनालिसिस देना होता है, उससे जुड़े हुए मल्टीपल डायमेंशंस के ऊपर बात करनी होती है। तो जब भी आप पेपर करें तो आपने ख्याल रखना है कि आपने जो फैक्ट एंड फिगर चूज़ किया है ना, तो उसको बिल्कुल कोट ना करें, उसको अच्छे तरीके से उस पर एनालिसिस दें और उसके साथ साथ उसको बड़ा एक ऑर्गेनाइज और कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से लिखें। तो मेरी नज़र में ये एक है जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें किसी कंपलसरी सब्जेक्ट में जैसे करंट अफेयर, इसमें जो है हम मैप वगैरह डालें तो क्या ये स्कोरिंग है, स्कोर देता है इसमें ज़्यादा? मैप से मुराद ये होता है कि आपके पेपर में डाइवर्सिटी शो होनी चाहिए। ठीक है, दैट इज़ कि अगर आपके पास मैप्स हैं और उन मैप्स में आप अपने क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आप उसमें बिल्कुल ऐड करें। लेकिन अगर उस मैप का कोई तुक नहीं बन रहा उसमें डालने का तो आप उसको डालना बेवकूफ़ी है। इट्स जस्ट दैट कि आप एक मल्टीपल डायमेंशंस को जो है ना चूज़ करें। आप मैप्स यूज़ कर रहे हैं, आप फ्लो चार्ट्स यूज़ कर रहे हैं, आप टेबल्स इवन यूज़ कर रहे हैं। सो दैट क्रिएट्स और पोर्ट्रेट्स के आपके जो एक आर्गुमेंटेशन या आपका मेंटल एक्यूमेन है उसमें डाइवर्सिटी का एलिमेंट कितना है, ये चीज़ मैटर करती है आपके स्कोर के लिए। इट्स जस्ट दैट कि आप किसी की बताई हुई बात पे ज़बरदस्ती चीज़ें फिक्स करने लग जाएं तो वो जो है वो आपको फिर काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है। अच्छा कामरान, हमें ये बताएं दूसरा क्वेश्चन कि
हमने कंपलसरी यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अलग अलग तैयारी करें या इकट्ठे दोनों को लेके चलें? वैसे ये बड़ी सब्जेक्टिव सी बात है। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, तो मुझे जो जनरल साइंस एबिलिटी का पोर्शन जो है वो बड़ा आसान लगा करता था। तो वो इस तरीके से था कि कभी तैयारी करते हुए मुझे अगर कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा तो मैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी पढ़ना शुरू कर देता था, तो मुझे मोटिवेशन दे दिया करता था। तो उसको पढ़ने का तरीका ये है कि ऐसे सब्जेक्ट्स आप अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप देखें तो ऐसे सब्जेक्ट्स चूज करें जो आपस में कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और आप वो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ जैसे मेरा इंटरनेशनल रिलेशंस था, तो इंटरनेशनल रिलेशंस का एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव मैं पढ़ा करता था, फिर करंट अफेयर्स उसके बाद जो है उसमें अप्लाई करता था, तो ये दोनों आपस में बड़े कॉम्प्लीमेंट किया करते थे। इस तरह की सोशियोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी एंड जेंडर स्टडीज़, ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो आपस में बड़ा कॉम्प्लीमेंटिंग था। तो मेरे लिए थोड़े इस तरीके से रहा है। इट्स जस्ट दैट कोई भी चीज़ जो आपको फैसिलिटेट करे, आपके लिए आसानी क्रिएट करे, आप उस तरीके से पढ़ें। अच्छा, ठीक है कामरान। अच्छा, हम ये बताएं कि आपने जो ऐसे अटेम्प्ट किया था, कौन सा किया था अटेम्प्ट, और क्या इसमें कोई चूजिंग टॉपिक जो होता है ऐसे का इम्पोर्टेंट होता है? मैंने जो ऐसे चूज़ किया था दैट वाज ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स, वन ऑफ द मोस्ट कन्वेंशनल थिंग्स। इट्स जस्ट जब मेरे पास ऐसे के पेपर आया था तो ऑलमोस्ट 3 से 4 एसेस थे जो मैं करने के लिए काफ़ी मुझे श्योरिटी थी कि मैं इन पर अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन मेरा ऐसे के मामले में ये है कि आप टॉपिक स्टेटमेंट वो सिलेक्ट करें जिसमें आप समझते हैं कि आपकी कमांड है। मैंने ग्लोबलाइजेशन, हालांकि बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, हर किसी ने अटेम्प्ट करना था, पर मैं समझता था कि शायद मेरी इंटरनेशनल रिलेशन में एक बैकग्राउंड जो है वो अच्छा है, और अगर मैं उस बैकग्राउंड के साथ अपना ग्लोबलाइजेशन का ऐसे अटेम्प्ट करता हूं तो वो एक बड़े अच्छे तरीके से हाईलाइट हो जाएगा और बड़े अच्छा प्रेजेंटेबल जो है वो बन जाएगा। सो दैट वाज माय स्ट्रेटजी व्हेन आई चूज टॉपिक फॉर ऐसे। तो यही है, ऐसी चीज़, ऐसा टॉपिक आप सिलेक्ट करें जिस पे आप समझते हैं कि आप अच्छी आर्गुमेंटेशन कर सकते हो, आपकी कमांड है, जो कि आसानी से आपको मिल जाएगा। बड़ा डाइवर्स होता है ऐसे का पेपर। अच्छा, ऐसे की बात कर रहे हैं तो ऐसे में जो वर्ड लिमिट होती है वर्ड्स की, वो कितनी होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? मेरे ख्याल से वैसे तो एफपीएससी 2500-3000 वर्ड्स की बात करता है, लेकिन दैट इज़ द हाईएस्ट लिमिट। आप अगर 1800 से 2200 के दरमियान आप अपने वर्ड लिमिट कर सकते हैं, दैट इज़ इनफ, क्योंकि एटलीस्ट आपने कम से कम 17-18 पैराग्राफ्स लिखने फॉर आर्गुमेंटेशन, एंड देन देयर इज योर इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और वो सारी चीज़ें। तो क्योंकि इस लेंथ में आपकी जो क्वालिटी है वो बड़ी अच्छी तरीके से हाईलाइट हो जाती है, क्योंकि अगर आप वर्ड लिमिट्स बढ़ाते हैं तो आपको उसको टाइम के साथ भी मैनेज करना है, तो इवेंचुअली ऐसा ना हो कि शुरू में आप बड़ा अच्छा लिख रहे हैं और फिर आखिर में वर्ड लिमिट के चक्कर में आपकी क्वालिटी जो है वो डिक्रीज होती जाए। तो मेरे ख्याल से 1800 से लेकर 2000-2200 के दरमियान में आप कोई भी वर्ड लिमिट रखें, दैट इज सूटेबल। अच्छा, हमें ये बताएं कि कामरान, आफ्टर इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश कंपोजिशन जो है वो सब्जेक्ट जो है मोस्ट डिफिकल्ट फॉर कैंडिडेट्स जो है माना जाता है। जी, तो आपने इस सब्जेक्ट को कैसे टैकल किया, क्या स्ट्रेटजी रही आपकी? असल में जब इंग्लिश कंपोजिशन को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो मेरा जो एनालिसिस है उसमें ये है कि एक्चुअली वो आपकी एक पर्टिकुलर स्किल है जो आप में उस सब्जेक्ट में जो है ना वो आप में देखी जा रही होती है। दैट इज़ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कितना कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लिख सकते हैं। तो उस स्किल को मैनेज करना, उस स्किल को मेंटेन करना शुड बी द गोल। उसके लिए जो मैं स्ट्रेटजी करता था फॉर मी वो ये था कि मैंने प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन और इवन ट्रांसलेशन, इन तीनों पे मेरा ज़्यादा फोकस रहा करता था। इवन मैं वीक के अंदर एक प्रेसी, एक कॉम्प्रिहेंशन और एक ट्रांसलेशन लाजमी लिखा करता था। इससे ये होता था कि ना सिर्फ ये प्रेसी के पेपर में बल्कि ओवरऑल जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं अपनी सीएसएस की तैयारी में, उसमें भी एक अच्छे तरीके से हेल्प कर रही होती है। तो ये एक तरीका हो सकता है जिससे आप अच्छे तरीके से जनरल साइंस प्रेसी का एंड कंपोजिशन जो है उसको आप टैकल कर सकते हैं। अच्छा, प्रेसी के लिए कोई स्पेसिफिक बुक वगैरह आप रिकमेंड करें या आपने कौन सी पढ़ी थी? प्रेसी के लिए मैंने जैसे बात की, प्रेसी स्किल है, ठीक है। इट्स जस्ट दैट कि आपको जितने भी पास पेपर्स आपके पास हैं जो कि प्रेसी के आपके पास मौजूद हैं, आप उनसे तैयारी करना है। पास पेपर्स, हाँ, आपको ऑनलाइन बड़े अच्छे फॉरम मिल जाएंगे जहाँ पे लोगों ने सॉल्व किया फॉर योर क्रॉस चेकिंग और समथिंग। इफ़ यू डोंट हैव अ मेंटर, अगर आपके पास मेंटर है तो बेहतर ये होता है कि आप उसको चेक करवा दें। तो ये है कि आप सीएसएस के पास पेपर्स को करें, क्योंकि उसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा या फिर जो एक उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया होगा, आप उसके हिसाब से तैयारी कर रहे होंगे, तो फिर आप ज़्यादा डाइवर्स नहीं करेंगे। अच्छा, चलिए। अच्छा, हमें ये बताएं कि आपने ड्यूरिंग योर स्टडीज़ आपने कोई टाइम टेबल बनाई थी या उसको फॉलो किया था? अच्छा, जैसे मैंने मेंशन किया कि मैं माशाल्लाह आई एम मैरिड, इफ आई डिडंट मेंशन इट, तो ये एक बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है कि आप अपना टाइम टेबल कैसे मैनेज करते हैं। जी।
एंड देन आई वाज वर्किंग, आई हैव माय ओन बिजनेस। तो मेरे लिए टाइम टेबल ये था कि कोई स्पेसिफिक टाइम मैं एलोकेट नहीं कर सकता था, बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट थी, लेकिन टाइम बाउंड प्रिपरेशन जो है दैट वाज माय स्ट्रेटजी। जैसे अगर मैंने 15 डेज पर एक सब्जेक्ट को रख दिया है तो माय गोल वाज कि अंडर 15 डेज आई हैव टू कंप्लीट दैट सब्जेक्ट। अब उसमें कभी एक दिन में 10 टॉपिक्स भी कर लिया करता था, कभी एक दिन में कुछ भी नहीं होता था, लेकिन ओवरऑल मेरा एक गोल था कि 15 दिन के अंदर जो है वो मैंने इसको कंप्लीट करना है। सो दैट वाज माय स्ट्रेटजी, और मेरा एक अपना सा एक क्या कहें कस्टमाइज सा मेरा अपना टाइम टेबल था। अच्छा ये बताएं कि आपका कॉमिक्स पे कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितना टाइम आपने यहाँ पे प्रिपरेशन की? एकेडमी के लिए मेरा यूजुअली स्पेशली कॉमिक्स के लिए एक मेरा परसेप्शन ये है कि एकेडमी आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। सही। ठीक है, सीएसएस के लिए मैंने अभी कहा है कि आपको मेंटर जो है उससे आपने एवेल्युएशन करवानी है। आप जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं लेकिन आप किसी एक्सपर्ट को रेफर नहीं कर रहे होते, दिस मीन्स कि आप अपनी गलतियों को सुधार नहीं रहे, उन्हीं गलतियों को कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो फॉर मी कॉमिक्स was a platform that has actually given me a wide range of teachers and mentors who were actually quite helpful for me to evaluate my work or to work on my mistakes. For me that is something which I am grateful for. अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताएं न्यूज़पेपर जो है कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? मेरी नज़र में तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि सीएसएस के जो भी सब्जेक्ट भी अगर आप उठा लें तो बड़ा डायनामिक होता है। कभी ना कभी करंट अफेयर्स में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो है या कोई भी ऐसा इशू जो है जो चल रहा होता है, उसकी एक डायमेंशन कभी आपके किसी सब्जेक्ट के साथ मैच कर जाती है और वो उस डायमेंशन से पूछना शुरू कर देता है। तो अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो आप अपडेटेड नहीं रहेंगे, और आप अपडेटेड नहीं रहेंगे तो आप वो डायनामिक जो एक नोशन है उसके साथ आप बिल्कुल सिंक नहीं हो पाएंगे। तो न्यूज़पेपर आपकी सीएसएस की ना सिर्फ करंट अफेयर्स बल्कि पूरी प्रिपरेशन इवन ऐसे और सब चीज़ों के लिए बड़ा ज़रूरी है। उसमें आपकी रीडिंग होती है रोज़ की, प्रेसियन कंपोजिशन में हेल्प हो जाएगी, मल्टीपल फैक्चुअल फिगर्स होती हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स में आपको हेल्प हो जाएगी। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी। थैंक यू कामरान, थैंक यू सो मच। नाज़रीन ये थे सैयद कामरान। होप आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल चुके होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच।